हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 14 नवंबर है और आज हम लोग बड़े धूमधाम से चिल्ड्रन डे मना रहे हैं। कहते हैं ना कि रोने की वजह न थी न हंसने का बहाना था। रोने की वजह न थी न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था। है ना। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। है ना फ्रेंड्स। तो बचपन की यादें लिए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग BPSC TRE 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 20। इससे पहले ऑलरेडी हमने उन्हें सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। गिर, सरिस्का, कान्हा। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, गिर वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और याद रखना है, गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान भी है। ठीक है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई बब्बर शेरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। इसे 1960 के दशक में अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी सरिस्का आप लोगों को पता होगा, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। जबकि कान्हा कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एक और याद रखना है, बांधवगढ़ के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो ये बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए। सवाल है, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। बताना है, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। माल्टा, वायलेटा, सिसिली। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है। बाकी याद रखना है, हिंद महासागर अगर पूछा जाए आपसे तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। वहीं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड कहाँ है, तो ये है आर्कटिक सागर में। कहाँ पे है, आर्कटिक सागर में है। ठीक है। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं याद हो रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, हमने यहाँ पे डेटा दे दिया है आपको, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गल्फ स्ट्रीम। बताना है, गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी से निकलती हैं, किस खाड़ी से निकलती हैं ये। कुवैत, ओमान, मैक्सिको। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से निकलती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। और मैक्सिको की राजधानी कहाँ है, मैक्सिको सिटी। ठीक है। कुवैत का है कुवैत सिटी, ओमान का है मास्कट है शायद ना, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मास्कट ही होना चाहिए। बाकी ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। निश्चित तौर पर देखिएगा, अक्सर मतलब कि अधिकांश एग्जाम में देखे हैं कि इस तरह के सवाल पूछे ही जाते हैं। क्या पूछा जाता है, पूछ लीजिएगा आपसे कि ये फ्लोरिडा जो धारा है वो गर्म जल धारा है या ठंडी जल धारा है। ठीक है। ये कहाँ है, किस महासागर की धाराएं हैं। तो इस तरीके से सवाल किसी भी तरीके से घुमा करके आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन सी हैं। फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम है, फॉकलैंड है, ब्राज़ील धारा है, लेब्राडोर है। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी याद रखना होगा कि ये फ्लोरिडा है तो ये गर्म है या ठंडी जलधारा है। तो ये गर्म जलधारा है। वहीं गल्फ स्ट्रीम भी देखेंगे तो ये गर्म है, फॉकलैंड ठंडी है, ब्राज़ील धारा भी गर्म है। ठीक है। कनारी जो है ना, वो कनकनी वाला याद रख सकते हो, ठंड के मौसम में कनकनी जो लगता है तो वो ठंडी ही होगा। लेब्राडोर तो ये भी ठंडी ही है।
ठीक है। एक लेबरा कोई कुत्ता का नाम था, मैंने किसी कहानी में पढ़ा था कि लेबरा जो था वो कुत्ता वो ठंड के मौसम में अपने किसान के साथ जा कर के खेतों में रहता था। तो वो उसे ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो वो जो किसान आग लगाता था ना तो उसके पास में जाके बैठ जाता था। तो इस तरीके से लेबरा जो था वो कह सकते हैं, लेबरा जहाँ पे नाम आए तो समझना कि वो ठंडी से संबंध रखता है। ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है यहाँ पे प्रशांत महासागर की धाराएं। तो प्रशांत महासागर की धाराएं कौन कौन से हैं? तो एक है कुरेशियो धारा, ठीक है, जो गर्म है। एक है सुसीमा जल धारा जो कि गर्म है। एक है क्यूराइल धारा जो कि ठंडी है। और एक है पेरुवियन या फिर हम्बोल्ट जल धारा, ये है ठंडी। ठीक है। एक और है हिंद महासागर की धाराएं। तो हिंद महासागर की धाराएं जो है, एक है मोजाम्बिक जो कि गर्म है। एक है अगुलहास, ये अगुलहास एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है गर्म। एक है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो कि ये है ठंडी जलधारा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से रखना है, समझना है। ठीक है। और हो सके तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, एग्ज़ाम के ठीक पहले एक बार इसको नज़र दौड़ा लीजिएगा। ठीक है। बाकी हम तो रिवीजन आपको करवाते ही रहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है ना। एक पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट है, तो पूर्वी घाट पर कौन स्थित है? तूतीकोरिन, हल्दिया, पारादीप। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि चाहे तूतीकोरिन हो, चाहे हल्दिया हो, चाहे पारादीप हो, ये सभी बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे मैप पे देख सकते हो। सबसे पहले है आपका यहाँ पे तूतीकोरिन। ठीक है। देखिए तूतीकोरिन कहाँ दिख रहा है? ये तमिलनाडु में होगा। ठीक है, देखिए ये वाला। ठीक है, ये तूतीकोरिन है आपका यहाँ पे। ये भी आप देखेंगे कि ये पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। ठीक है। इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे है कलकत्ता में देखने को मिलेगा यहाँ पे हल्दिया। ये दिख रहे होंगे, थोड़ा सा दिख रहा होगा ये वाला हल्दिया। ठीक है, दिख रहा होगा। और एक है आपका यहाँ पे हल्दिया के बाद पारादीप जो कि उड़ीसा में है, ये पारादीप। तो ये सभी देखेंगे कि चाहे वो पारादीप हो, है ना, चाहे पारादीप हो, चाहे हल्दिया हो, या फिर आपका हो तूतीकोरिन, ये सभी पूर्वी घाट पर स्थित है। अगर पश्चिमी घाट कहता तो यहाँ पे हो जाता आपका एक ये कांडला बंदरगाह। ठीक है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कांडला बंदरगाह। ठीक है। तो चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तीनों यहाँ पे देखेंगे कि ये पूर्वी घाट में स्थित है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ध्यान में रखना है, जैसे कांडला बंदरगाह भारत के पूरी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, ये पश्चिमी तट पर स्थित है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय तट मुख्यतः आयत बंदरगाह है। पेट्रोलियम और उर्वरक का आयत यहीं से होता है। उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। बात करें भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में हैं और 200 छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में हैं। 6 पूर्वी तट पर स्थित है जबकि एक अंडमान निकोबार में स्थित है। बात करें यहीं पे मुंबई जो है ना आपका, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि नौहा सेवा जो है आपका ये बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर स्थित है और ये चेन्नई पर सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग, ठीक है, रैट होल माइनिंग की जाती है? सेम सवाल पूछा गया था बीपीएससी टीआर री एग्ज़ाम जो हुआ था, है ना, बीपीएससी 3 जो हुआ था री एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है? झारखंड, मेघालय, महाराष्ट्र। उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कुछ पॉइंट याद रखना है कि ये मेघालय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती हैं। उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत स्तर पर समुदाय को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने, जो एनजीटी है, ने मेघालय में 2014 से कोयला खदानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो आपका रेट होल माइनिंग है ना, ये
ये एनजीटी जो है वो 2014 से ही इस पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह का माइनिंग करना अवैध माना जाता है। ठीक है, चलिए ये होता क्या है तो ध्यान रखना है। ये रेड होल माइनिंग क्या है तो ज्वाई व चेरापूंजी में कोयला का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। ठीक है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं, याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? बताना है। तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो याद रखना है, तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं कि आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के साथ दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है, और उदाहरण के बारे में बात करें, उदाहरण है इसका रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी आदि। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती हैं और सभी दिशाओं में बहती हैं। बताना है, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती हैं और सभी दिशाओं में बहती हैं। वृक्ष के समान जल निकासी पैटर्न, अभिकेंद्रीय जल निकासी पैटर्न, या अरीय जल पैटर्न, या उपर्युक्त में से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरीय जल पैटर्न। ये होता क्या है, अगर मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से पहाड़ है तो इसके चारों तरफ से नदियाँ जब निकलती हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है अरीय निकासी पैटर्न। ठीक है, अरीय जल पैटर्न इसी को कहते हैं। पहाड़ के जब चारों तरफ से जब कुछ नदी की धारा जब बहती हैं तो उसे अरीय जल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखिएगा, अरीय प्रवाह प्रतिरूप, जब नदियाँ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, जैसे उदाहरण के बारे में बात करें इसका तो अमरकंटक पठार है और रांची पठार पर प्रवाहित होने वाली कुछ नदियाँ हैं। ये सभी अरीय प्रवाह प्रतिरूप के उदाहरण हैं, जो कि अमरकंटक पठार से निकलती हैं और रांची पठार से निकलती हैं। ये सभी अरीय प्रवाह प्रतिरूप के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? बताना है कि कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, उपर्युक्त में से एक अधिक होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। ठीक है, क्या है, K2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है कि K2 की जो ऊंचाई है कितना है, तो इसका ऊंचाई है 8611 मीटर, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। ठीक है, दशमलव में भी कहीं कहीं 8696 दिया हुआ रहता है, तो ध्यान रखिएगा। और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। बाकी बहुत सारे जो भी जो विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, ऊंची ऊंची जो चोटियाँ हैं, उनका हम एक लिस्ट पिछला हमने सेट में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का बढ़ना, उपर्युक्त में से एक अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन में तो बिल्कुल पर्यावरणीय चिंता है कि प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि होने से पर्यावरणीय चिंता बढ़ती हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से भी पर्यावरणीय चिंता बढ़ेगी, लेकिन ओजोन परत का बढ़ना ये एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखना है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ठीक है, और ग्लोबल जो वार्मिंग है, इसका जो मुख्य जिम्मेदार है वो कौन सी गैस है, तो ये है CO2 गैस। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है?
बताना है गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? अमरेश्वर, अंकलेश्वर, महाबलेश्वर। उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है गुजरात में स्थित पेट्रोलियम साइट का नाम है अंकलेश्वर। इसका ही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुजरात राज्य में खंभात तथा अंकलेश्वर महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्र हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला पेट्रोलियम क्षेत्र डिगबोई जो कि असम में है, जिसकी खोज 1901 में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? काली मिट्टी के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। आई थिंक मुझे लगता है कि कई वीडियो में हमने काली मिट्टी के बारे में चर्चा की है, बहुत सारा डिटेल्स उन्हें बता रखा है, तो आप आई थिंक इसका आंसर आप गलत नहीं करोगे। चलिए इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला दिया है कि यह मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती हैं। ठीक है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती हैं। यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों के अधिकांश भाग में पाई जाती हैं। उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यह मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ है, ये बिल्कुल गलत है। और यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों के अधिकांश भाग में पाई जाती हैं, ये भी गलत है। यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों के अधिकांश भाग में नहीं पाई जाती हैं। देखा जाए तो भारतीय गंगा के मैदानों को देखेंगे, उत्तरी जो भाग है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है, ना कि काली मिट्टी। तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में देखेंगे कि ये लावा मैग्मा से बनी होती हैं और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौरनोजम मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौरनोजम मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में नमी जो होता है ना, वो धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे कपास के रेशे लंबे एवं मजबूत बनती हैं। और पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो सारा चीज़ हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, तो चिंता वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? अब बताना है कि कौन सी आग्नेय शैल नहीं है। ग्रेनाइट, डोलोमाइट, बेसाल्ट। उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे डोलोमाइट आग्नेय शैल नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, डोलोमाइट ये आपका मैग्नीशियम का एक अयस्क है, ध्यान रखना है। ठीक है, डोलोमाइट एक मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में वायु अधिनियम कब लागू हुआ था? 1990 में, 1975 में, 2000 में। उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के रोकथाम के लिए अधिनियम 1981 में लागू किया गया था, ध्यान रखना है। सिंपल सा मैं ये कहूँ कि भारत में वायु अधिनियम 1981 में लागू किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में संशोधन करके 1987 में इसमें शोर प्रदूषण को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक, बाकी याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो ये 1986 में लाया गया था। वहीं पूछा जाए आपसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब लाया गया था, तो ये 1972 में लाया गया था। वहीं पूछा जाए आपसे वन अधिनियम कब लाया गया था, तो 1927 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो ये 1980 में लाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए होते हैं, जो आपको रटना ही होता है। ठीक है, तो जितना आप रटेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने 4 नोट कर दिया है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? बताना है कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। कोरिंथस नहर, स्वेज नहर, किल नहर। उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सही आंसर नहीं दिया हुआ है। पनामा नहर इसका सही आंसर होगा। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। ठीक है, किल नहर जो है ना, इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था, किल उतरा बाल्टी में। किल उतरा बाल्टी में। ठीक है, कुछ ऐसा बताया था हमने।
तो किल जो नहर है ये किसको जोड़ता है, तो एक उत्तरी सागर जो है वो आपका जोड़ता है और एक बाल्टिक सागर। ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है किल नहर। ठीक है, और एक हमने बताया था स्वेज नहर, तो स्वेज नहर को बताया था, इसका ट्रिक बताए थे हम, स्वेज नहर को भूल जाओ। ठीक है, भूल जाओ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा भू से हो जाएगा भूमध्य सागर और ला से हो जाएगा लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, तो ये स्वेज नहर जोड़ता है। ठीक है, तो ये हम दो ट्रिक बताए थे आप लोग को पहले भी, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पनामा नहर होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, बाकी और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं जो याद रखना चाहिए, सेस्तु नहर है, स्वेज नहर है, कील नहर है। ठीक है, और ईरी नगर है, तो ये सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन होना चाहिए, यहाँ पे कथन सही नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती हैं। बी में है कि यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। उपर्युक्त में से सदिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन सही दिख रहा है कि इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती हैं। ठीक है, इस बात से लिखा है यह कि यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि गलत लग रहा है। ठीक है, ये गलत कथन लग रहा है, यह कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ मूलतः कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए ये कथन यहाँ पे गलत दिख रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे ये बी ऑप्शन। वैसे सी में क्या दिया है कि यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, बिल्कुल सही है कि यह पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती हैं वहीं पे तो है ना ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये पश्चिमी घाट में ही आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ये गलत है, बाकी सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट कर दिया है, इसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है रावी और गंगा, ब्यास और रावी, सतलज और रावी, या फिर उपर्युक्त में से एक अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं, और आब का अर्थ होता है पानी। ठीक, दोआब क्षेत्र की जो मिट्टी होता है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, याद रखना है। और भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब का क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र की मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी की बनी होती हैं। ठीक है ना, तो इतनी बातों को याद रखना है। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय, मैग्रोव, या उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत के सुंदरवन डेल्टा में मैग्रोव वन पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, मैग्रोव वन में सुंदरी नामक वृक्ष सबसे अधिक पाई जाती हैं, इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा है सुंदरवन भी। ठीक है, सुंदरी पेड़ यहाँ पे अधिक मिलते हैं, इसी वजह से यहाँ पे नाम पड़ा है इसका सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह जो वन होता है ना, ये नमकीन पानी में अधिक विकसित होती हैं, इस तरह के वन जो मैग्रोव वन होते हैं। ठीक है, तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से किस पर राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब बताना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती हैं। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा के साथ लगती है ना, तो देखेंगे यहाँ पे कि बांग्लादेश के साथ जो भारत का जो सीमा लगता है, भारतीय राज्यों का सीमा लगता है, वो उसमें से है एक तो पश्चिम बंगाल, एक असम है। ठीक है, एक मेघालय है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तीनों दिख रहा है, त्रिपुरा भी लगता है। ठीक है, मिजोरम भी आपका यहाँ पे लगता है, और मेघालय भी लगता है बांग्लादेश के साथ। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बांग्लादेश का स्थिति को देखेंगे, बांग्लादेश को मानचित्र पर जब इसकी स्थिति को देखेंगे तो पता चलेगा कि त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन तीनों राज्य जो है ये आपका बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है। ठीक है, इसमें से एक और है पश्चिम बंगाल और असम, इन दोनों राज्यों का भी सीमा इनके साथ लगता है, तो ये भी याद रखना है।
ठीक है। हाँ, अगर ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, एक मणिपुर में होता है, एक मिजोरम में होता है। तो मिजोरम से ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ है मणिपुर, जो कि इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा मणिपुर ऊपर है, उससे नीचे है मिजोरम। और ये भी याद रखना है कि भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है, ये बांग्लादेश है। अर्थात कह सकते हैं कि भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से बनती है। ठीक है, और सबसे कम किसके साथ लगता है, ये अफगानिस्तान के साथ लगता है। लद्दाख वो जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहाँ पे लगता है, शायद आई थिंक 106 किलोमीटर ही मात्र लगता है, जो कि पीओके वाला एरिया है। ठीक है ना। तो चलिए फिर लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है, मृदा अपरदन, भूकंप, समुद्र के अंदर भूस्खलन, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, मृदा अपरदन सुनामी का एक कारण नहीं है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सुनामी क्या है, तो याद रखना है कि जब भूकंप समुद्र के अंदर धरातल पर होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये समुद्र है और ये इसमें पानी भरा हुआ है अगर यदि, ठीक है, तो समुद्र तल पर यानी कि समुद्र का ये तल पर अगर भूकंप आता है, यहाँ पर भूकंप तो ऐसे यहाँ पे आएगा, तो ये जो स्थिति यहाँ हिलेगी, तो इसके कंपन होने से क्या आता है, सुनामी आता है। ठीक है, तो ये पानी का जो ऊपर का लेयर में हलचल होती है, तब जा करके सुनामी आता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भूकंप समुद्र के अंदर धरातल पर होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, सुनामी आने का शर्त निम्नलिखित है, क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पहला तो है कि समुद्र के अंदर का धरातल की गति ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होना चाहिए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे ए ऑप्शन। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में अधिकांश क्रोमाइट जो है ना, ये भंडार इसका उड़ीसा में पाया जाता है। भारत का लगभग 90% क्रोमाइट उड़ीसा में ही पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ। अब हम लोग ऐसे प्रॉपर पहुँच गए हैं जहाँ से आपको आप लाइक करनी है और हमें शुक्रिया अदा करनी है कि यहाँ तक आप देखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप भी इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि यहाँ से अब आपको जानी है, तो लेकिन लाइक करते हुए जाना है, और हम भी शुक्रिया करते हुए यहाँ से अब विदा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस यूँ ही मेरे साथ बने रहिए, सफलता ज़रूर एक दिन आपकी कदम चूमेगी। थैंक्स यू।